Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start द फिजियोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा EMRS PGT बायोलॉजी। तो हमारा जो EMRS PGT बायोलॉजी का सिलेबस है टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, उसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो हमारा है ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, अब पहले हम आज स्टडी करेंगे कि ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या हमें स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच for coming to my YouTube channel and clicking on my video. And if you do like my videos lecture, then please subscribe to my channel, comment in the comment section given below and share with your family and friends. Start करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमें पढ़ना क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे हम पहले, फिर ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स, कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, जैसे पानी फ्लो करता है वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग सेल्स को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी वेट का ये कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करता है, 8% पार्ट फॉर्म करता है। हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करता है, 8%। इसका pH कितना होता है, 7.35 से 7.35 से 7.45, तो अप्रोक्स हम 7.4 ही लिखते हैं। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी की बात करें, विस्कस होता है, विस्कोसिटी की बात करें तो 4.5 से 5.5 सेंटीपोज पर सेकेंड इसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या करती है, फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है। ठीक है, 4.5 टू 5.5 सेंटीपोज पर सेकेंड इसकी क्या है, ब्लड विस्कोसिटी है, कितना फ्लो कर सकता है। एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एक मेल के अंदर 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है और एक फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। मेल की बात करें तो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड और फीमेल की बात करें तो एवरेज बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एवरेज इतना होता है, 4 to 5 लीटर इन फीमेल्स। आइसोटोनिक विद अ 0.9% NaCl सॉल्यूशन। अगर हमें डायलिसिस करना है तो हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, NaCl सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके साथ ये आइसोटोनिक होगा, उसकी कंसंट्रेशन और ब्लड की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। और कितनी कंसंट्रेशन हमें बनानी पड़ेगी, 0.9% NaCl सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन है तो उसके साथ हमारा ब्लड आइसोटोनिक रहता है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन मैच करती है। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर में हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस पिक्चर में ब्लड लिया गया और उसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। ठीक है, सेपरेट किया गया ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक मशीन होती है जिसमें हम कुवेट के अंदर अपना सैंपल रखते हैं और उसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर में हमारा जो ब्लड है वो सेपरेट होके आता है। अब इसमें टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर में क्या आया, हमारा प्लाज्मा आया। प्लाज्मा कैसा होता है, देखो कलर में हमें दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा कैसा है, येलो कलर का है। कैसे कलर का है, येलो कलर का है। कितना परसेंट बनाता है हमारे ब्लड का, 55% बनाता है। कितना परसेंट बनाता है, 55% बनाता है टोटल ब्लड का। और अपर लेयर में क्या आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, अपर लेयर में क्या आता है, प्लाज्मा आता है, येलो कलर का होता है। अब हम प्लाज्मा के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। प्लाज्मा की कंपोनेंट्स की बात करें तो जो प्लाज्मा है वो वाटर से, कुछ सोल्यूट से और प्रोटीन से मिलके बना है। प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलके बना है, प्लाज्मा यहाँ पे 3 चीज़ों से मिलके बना है, एक प्रोटीन, एक वाटर और एक कुछ सोल्यूट्स। प्रोटीन की अमाउंट प्लाज्मा के अंदर 7% होती है, वाटर की 91% होती है और सोल्यूट की 2% होती है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की अमाउंट 7%, वाटर की 91% और अदर सोल्यूट की 2%। ठीक है, अब जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो भी यहाँ पे मेन 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन कितना है, 58% है। एल्ब्यूमिन कितना है, 58% है। और हमारा ग्लोब्यूलिन जो है वो कितना परसेंट है, 38% है। ठीक है, कितना है, 38%। और फिब्रिनोजन कितना है, 4% है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, ये हमारा
4% है। इस तरह से जो हमारे प्रोटीन पार्ट है, जो 7% पार्ट फॉर्म करता है प्लाज्मा का, उसके अंदर एल्ब्यूमिन 58%, ग्लोबुलिन 38% और फिब्रिनोजन कितना होता है 4%। अब हम सबसे पहले देखते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। किसके बारे में? एल्ब्यूमिन के बारे में। जो एल्ब्यूमिन है ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि हमने देखा इसकी अमाउंट 58% पार्ट फॉर्म कर रही है 7% प्रोटीन पार्ट का। ठीक है, ये क्या करता है? ये ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ओस्मोटिक बैलेंस बनाता है ब्लड के अंदर, ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ये कुछ ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। किन चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन किसकी तरह एक्ट करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस ये मेंटेन करता है, तो ये एक्ट करता है एज ए बफर, है ना, क्योंकि ये ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है। ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए एज ए बफर का काम करता है, ना ही ये एसिडिक होता, ना ही ये हमारा एल्कलाइन होता। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन का, 58% पार्ट फॉर्म करता है, ओस्मोटिक बैलेंस बनाता है, बफर की तरह एक्ट करता है, पीएच ब्लड का मेंटेन करता है, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, फैटी एसिड, हार्मोन्स और ये हमारी ड्रग्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देखो, अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, अगर एल्ब्यूमिन की अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है। अगर एल्ब्यूमिन की अमाउंट हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन। क्या है सेकंड प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन है। क्या है सेकंड प्रोटीन हमारा? ग्लोब्यूलिन है। ग्लोबुलिन हमारा कितना पार्ट फॉर्म करता है प्लाज्मा का? 38% पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है? इम्यूनिटी में। ये बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की अक्षमता, है ना, वो बनाता है। मतलब कि ये एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडीज जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की फॉर्मेशन करता है ये, और ये कुछ ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये कुछ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ मेटल्स आयन जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया या फिर कॉपर हो गया, उनको भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उनको भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। बट ये इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, इस वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म में ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गामा ग्लोब्यूलिन क्या है? हमारी एक एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। थर्ड प्रोटीन जो था हमारा, थर्ड प्रोटीन क्या था? फिब्रिनोजन। थर्ड प्रोटीन क्या है? फिब्रिनोजन है। थर्ड प्रोटीन क्या है? फिब्रिनोजन, जो हमारी प्लाज्मा का सिर्फ 4% पार्ट फॉर्म करता है। कितना पार्ट फॉर्म करता है? सिर्फ 4% पार्ट फॉर्म करता है। ये सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोटीन है। ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? जो फिब्रिन प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देता है, उसको कोएगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी के टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। तो फिब्रिन की कोएगुलेशन से ब्लड क्लोट बनाता है। फिब्रिनोजन सोल्यूबल प्रोटीन है। अगर ये एब्सेंट रहेगा तो हमारा ब्लड क्लोट नहीं बन पाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फिब्रिनोजन होता है वो सीरम के अंदर एब्सेंट होता है। अगर मैं बोलूँ कि सीरम क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा से अगर फिब्रिनोजन को अलग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? सीरम। तो सीरम के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट क्या होता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन को अगर मैं हटा दूँ ब्लड प्लाज्मा से तो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। तो एक लाइन में अगर मेरे को याद रखना है तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन्स बनाता है, जो इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग बनाता है। अगर मैं प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? वाटर है। वाटर क्या है? 91% वाटर होता है, 91% यहाँ पे वाटर होता है। फिर हमारे कुछ यहाँ पे
सब्सटेंस होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट हो गए, हार्मोन्स हो गए, आयन हो गए, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यूरिया, अमोनिया जो भी है, कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सब हमारी किसके अंदर होती है, सोल्यूट्स के अंदर होती हैं, जैसे आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, ये सब हमारे दूसरे आयंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, तो हमने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड क्लोटिंग करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस या पीएच मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच मेंटेन करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, ठीक है। ये हमारी क्या थी, अपर लेयर थी ब्लड की। अब बीच वाली लेयर की बात करते हैं। बीच वाली लेयर के अंदर क्या आता है, मिडन जो थिन लेयर है प्लाज्मा के बीच में, और जो हमारे फोम्ड एलिमेंट है, मतलब कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके बीच में एक थिन वाइटिश लेयर होती है। एक थिन वाइटिश लेयर क्या है, वाइट लेयर, एक थिन वाइट लेयर आती है प्लाज्मा और आरबीसीज के बीच में। अब ये वाइट लेयर जो है, ये वाइट लेयर क्या कंसिस्ट करती है, दिस वाइट ब्लड सेल्स को कंसिस्ट करती है और प्लेटलेट्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है। किसको, ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है, जो कितनी होती है 250 to 400,000 होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स जो 250 से 400,000 की अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, वो वाइट पोर्शन में प्रेजेंट होंगी, और वाइट ब्लड सेल्स जो 5 to 10,000 होती हैं अमाउंट में, वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये किस में रोल प्ले करती हैं, ये रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में और ब्लड क्लोटिंग में। इम्यूनिटी में कौन रोल प्ले करेगा, वाइट ब्लड सेल्स, और ब्लड क्लोटिंग में कौन रोल प्ले करेगा, ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करेगा थ्रोम्बोसाइट्स। कौन करेगा, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, कौन करेगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसको बोला जाता है, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है ग्रेन्यूल्स, मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वो एक सिंगल ग्रेन्यूल बनाएगा, दो ग्रेन्यूल बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके अंदर उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाता है, ग्रेन्यूल बनाता है। और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल्स। क्या आती है, न्यूट्रोफिल्स जो ये है, ये न्यूट्रोफिल्स जो हमारी यहाँ पे ये दिखा रखी है डायग्राम में, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स 60 to 70 पार्ट फॉर्म करती है, 60 to 70% पार्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जितनी ब्लड में होंगी उनका 60 to 70% पार्ट फॉर्म करेंगी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। ये फेगोसाइटोसिस करती हैं किसका, बैक्टीरिया का। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग। ये सेल को ईट कर जाती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उनको ईट कर जाती हैं, ठीक है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी ये शो करती हैं, सेकेंड जो होती हैं टाइप की सेल्स वो होती है इओसाइनोफिल्स। क्या होती है, इओसाइनोफिल्स होती हैं। ये हमारा जो डायग्राम है वो किसका है, इओसाइनोफिल्स का है। इओसाइनोफिल्स पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं, है ना, उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं और एसिडिक डाई से स्टेन होती है, पिंकिश कलर की होंगी, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है बेसोफिल्स। थर्ड कैटेगरी क्या है, बेसोफिल्स। तो इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, हमारी ग्रेनुलोसाइट्स। बेसोफिल्स कितना पार्ट फॉर्म करती है, 0.5 to 1% पार्ट। ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं हिस्टामिन एंड हेपरिन।
हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। जिसकी वजह से क्या आता है, हमारा इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है, इन्फ्लेमेटरी एंड हमारा जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो आता है। देखो, जो हमारा हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन की बात करते हैं। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन हमारा वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर का मतलब क्या है कि वेसो का मतलब है ब्लड वेसल्स। वेसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का साइज़ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स का साइज़ बढ़ जाता है। तो ब्लड वेसल्स का साइज़ बढ़ जाएगा मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम पे होता है। इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स, जहाँ कहीं पे इंजरी हो या हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करना हो, जैसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, ईचिंग होगी, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। सारे क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कोज करता है। और जो हेपरिन होता है, ये क्या करता है, ये एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। एंटीकोएगुलेंट मतलब ब्लड को क्या नहीं होने देता, ये ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, है ना। ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से अदर हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ये एंटीकोएगुलेंट होता है। तो बेसोफिल्स क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन एंड हेपरिन। तो हमने क्या पढ़ा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 5 to 10,000 की अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होती है। मिडल पार्ट फॉर्म करते हैं अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, वाइटिश कलर के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो होती हैं जिनका न्यूक्लियस ग्रेन्यूल बनाए, जैसे यहाँ पे इओसाइनोफिल्स, हमारी न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीनों ही क्या है, हमारी एग्रेनुलोसाइट्स है। इओसाइनोफिल्स एसिडिक डाइसिस्टीन होती है, बेसोफिल्स हमारी बेसिक डाइसिस्टोल मतलब स्टेन होती है, और जो न्यूट्रोफिल्स होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। जहाँ पे भी कहीं पे इंजरी होगी, इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाएंगी, बैक्टीरिया वगैरह को ये फेगोसाइट कर लेती है। इओसाइनोफिल्स पैरासाइट के अगेंस्ट, अगर पैरासाइट हमारी बॉडी में है और कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो इओसाइनोफिल एक्ट करेंगी, एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं इओसाइनोफिल्स। बेसोफिल्स हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज करती हैं। हेपरिन जब रिलीज करती हैं जब एंटीकोएगुलेंट बनाना हो, ब्लड हमें रिलीज करना हो, है ना, और जब हिस्टामिन सिक्रेट करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की वजह से, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है। दूसरी टाइप की सेल्स क्या होती है, हमारी दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स में दूसरी टाइप्स की सेल्स क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या बच गई, हमारी मोनोसाइट्स एंड हमारी क्या बच गई, लिम्फोसाइट्स। दो तरह की सेल्स बच गई, एक हमारी क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और एक हमारी क्या होती है, मोनोसाइट्स होती है। मोनोसाइट्स कितना पार्ट फॉर्म करती है, 3 to 8%, और लिम्फोसाइट कितना पार्ट फॉर्म करती है, 20 to 25%। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये हमारी दो तरह की होती हैं, जैसे बी सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करेंगी, बी सेल्स। एक होती है टी सेल्स। टी सेल्स क्या करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। जैसे अलग अलग तरह की टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, है ना, डिफरेंट टाइप की टी सेल्स होती है हमारी। ठीक है, जो टी सेल्स होती हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी भी शो करती है, किलिंग करने का काम करती है। हेल्पर टी सेल्स मतलब एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का भी काम करती है। बी सेल्स एंटीबॉडी सेल्स प्रोड्यूस करती है और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पहले भी हमें ये इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सेल्स हैं जो बी सेल्स बनाती हैं, जो एंटीबॉडी बनाएंगी या मेमोरी सेल्स बनाएंगी। टी सेल्स जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, ये भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स 6 to 8% पार्ट फॉर्म करती हैं वाइट ब्लड सेल्स का, और ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और ये जब डिफरेंशिएट होती हैं, मतलब मैच्योर होके ये क्या बनाती है, मैक्रोफेजेस बनाती हैं, और ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं। फेगोसाइटिक मतलब सेल ईटिंग का काम करती हैं,
ये लिम्फोसाइट दिख रही है हमें, ये मोनोसाइट दिख रही है। मोनोसाइट जब मैच्योर हो जाएगी तो मैक्रोफेज बन जाएगी और फेगोसाइटिक एक्टिविटी करेगी, मतलब कि सेल ईटिंग का काम करेगी। ठीक है, सेल ईटिंग का काम करेंगी। तो ये हमारी होगी दो तरह की क्या, वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स की बात करें, ये प्लेटलेट्स दिख रही है हमें। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। प्लेटलेट्स भी वाइट वाले रीजन में आती है जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। 1250 to 400,000 होती है, जिसको हम थ्रोम्बो क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये हमारी स्मॉल सेल्स होती हैं, दिख रही है हमें, बिल्कुल स्मॉल साइज है इनका, वाइट ब्लड सेल से भी स्मॉल है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, और इनके काउंट की बात करें तो 2.5 to 4 लाख पर mm क्यूब ब्लड में ये कितनी होती है, इतनी होती है। और मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन होता है, ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड बच गया जो नीचे प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। बॉटम लेयर बच गई जो ब्लड का 45% पार्ट अकेला बना देती है, ब्लड का 45% पार्ट अकेला बना देती है। ठीक है, अब ये कितनी होती है, ये हमारी कितनी प्रेजेंट होती है, 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब में प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। डार्क रेड कलर की होती है और हैवीएस्ट लेयर होती है ये। और इसका पीवीसी जो है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है या हेमोक्रिट है, पीवीसी क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम इसको बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट वो कितने, हेमोक्रिट मतलब इसके पैक्ड सेल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, हेमोक्रिट बोलते हैं। और आरबीसी काउंट अगर हम करें तो ये 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूब ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन का यूज़ करके। हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड पिगमेंट है जो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है कुछ गैसेस को भी और वेस्ट को भी ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा डायग्राम है डिफरेंट। ये जो डार्क कलर में दिख रहा है ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स हैं। अदरवाइज जो रेड कलर में दिख रही है ये हमारी सारी क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। क्या है, रेड ब्लड सेल्स।